Good morning, students. Class 10 with the economics new chapter on the platform of the online classes of Marcus Public School. Economics का new chapter के साथ ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। आज के डेट में आप देख सकते हैं दुनिया में कंज्यूमर्स को वाइड चॉइस अवेलेबल है। या वाइड चॉइस है द कंज्यूमिंग गुड्स, a lot of consuming goods, a lot of variety of consuming goods is available in front of the consumers. उनके पास बड़े पैमाने पे चॉइस अवेलेबल है, कमोडिटीज जो यूज करते हैं वो, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज उनके पास भी अवेलेबल है। इवन द लेटेस्ट मॉडल्स डिफरेंट गुड्स भी अवेलेबल है आज के डेट में। बट आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो पीछे के बिफोर द ग्लोबलाइजेशन आप देखेंगे ये सभी चॉइस, ग्रेट चॉइस पीपल के पास अवेलेबल नहीं था। मॉडर्नाइज गुड्स अवेलेबल नहीं था, मॉडर्न मेथड ऑफ गुड्स अवेलेबल नहीं था, मॉडर्न सर्विसेज अवेलेबल नहीं था, इवन लेटेस्ट मॉडल भी अवेलेबल नहीं था लोगों के पास। जो कंज्यूमिंग गुड्स हैं, जो पीपल यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स सब अवेलेबल नहीं था। लेकिन आज ये सारे चीज अवेलेबल हैं। दिस इज द रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या किया, बड़े पैमाने पे बहुत तेजी से चेंजेज आए हैं, प्रोडक्शन के सेक्टर में चेंजेज आए हैं बड़े पैमाने। प्रोडक्शन के सेक्शन में चेंजेज आए बड़े पैमाने पर। प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, पहले क्या होता था, जो प्रोडक्शन के कंज्यूमिंग गुड्स होते थे विद इन द कंट्रीज होते थे, सेम डे कंट्रीज में प्रोडक्शन होता था उसका, और दैट वाज नॉट द सो मॉडल एंड लेटेस्ट मॉडल। वो लेटेस्ट मॉडल नहीं होता था, विद इन द कंट्रीज होते थे इन द पास्ट। जो सर्विसेज होते थे वो ट्रेडिशनल सर्विस होता था, ओल्ड सर्विस होता था, ठीक है। लेकिन आज के डेट में प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज होने लगा, देश से बाहर भी होने लगा प्रोडक्शन। और इस देश से बाहर प्रोडक्शन होने का जो मेन कॉज है इंटरफेरेंस और इमरजेंस ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से ऐसा हुआ, प्रोडक्शन अक्रॉस द बाउंड्रीज, एक देश से दूसरे देश में प्रोडक्शन होने लगा। प्रोडक्शन एक देश से दूसरे देश में होने का कुछ कारण था। कारण यह था कि एमएनसी किस चीज के सर्च में, रॉ मटेरियल के सर्च में, द मार्केट के सर्च में वो एक देश से दूसरे देश में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया उसको, जिसके कारण लोगों में क्या मिला, वाइड चॉइस ऑफ वेराइटीज ऑफ गुड्स, कमोडिटीज, सर्विसेज एंड द लेटेस्ट थिंग्स अवेलेबल उनके पास होने लगा। और इसमें सबसे बड़ा अगर रोल देखा जाए, इंपॉर्टेंट रोल देखा जाए, वाइटल रोल देखा जाए तो किसका है, एमएनसी का। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, कॉर्पोरेशन जिसे कह सकते हैं। एमएनसी ओन्स एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन मोर देन वन कंट्री। एमएनसी एक ऐसी कंपनी होती है, कॉर्पोरेशन होता है जो एक से अधिक देशों में प्रोडक्शन और कंट्रोल करता है और सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसे कहा जाता है एमएनसी कहा जाता है। ये उसी कंट्रीज में अपनी कंपनी को सेटअप करते हैं जहां ये चीप लेबर अवेलेबल होता है और जहां चीप रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ये वहां अपनी कंपनी को सेटअप करते हैं। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी डिफरेंट कंट्रीज को इंटरलिंक करती है बाय सेटिंग देयर प्रोडक्शन प्लान इन द डिफरेंट कंट्रीज। एमएनसी इंटरलिंक द कंट्रीज। सबसे पहले एमएनसी कैसे प्रोडक्शन सेटअप करती है, वो प्रोडक्शन प्लांट लगाती है किसी दूसरे कंट्री में। प्रोडक्शन प्लांट लगाने से पहले वे कुछ फैक्टर्स चूज करते हैं। वो देखते हैं कि स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर इजीली और चीप रेट में कहाँ अवेलेबल है वर्ल्ड में। जहाँ उन्हें चीप लेबर, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, चीप लेबर मिलते हो जहाँ, वो पहले चाहेंगे प्लांट सेटअप करना। दूसरा वो सर्च करते हैं मार्केट टू सेल द प्रोडक्ट। देयर इज अ नीड ऑफ द लार्ज मार्केट, बिग मार्केट। तो देखते हैं पॉपुलेशन पॉपुलेटेड एरियाज कहाँ है और मार्केट भी कहाँ पे, जहाँ वो अपने गुड्स को सेल कर सकते हैं। तो सेकंड फैक्टर वो सर्च करते हैं कि मार्केट कहाँ अवेलेबल है। थर्ड है उसके प्रोडक्शन से जुड़े हुए अदर फैक्टर्स जो होते हैं,
वो अवेलेबल उनके पास है कि नहीं, जहाँ खोलना चाहते हैं उस कंट्री में ये फैक्टर्स अवेलेबल है। और लास्टली वो देखते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल है कि नहीं, मीन्स गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं उनके यहाँ एमएनसी प्लांट सेटअप करे। एक डील होता है एमएनसी विद द कंट्रीज गवर्नमेंट, इस दोनों के बीच डील होता है। अगर वो फेवरेबल होता है तो एमएनसी क्या करती है, अपना कंपनी और फैक्ट्री प्रोडक्शन प्लांट सेटअप करती है वहाँ पे। तब वो कंपनी क्या करती है, उसके बाद वो एसेट परचेज करती है। एसेट जो प्लांट सेटअप करने में लगता है, वो लैंड परचेज करती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करती है, मशीनरी परचेज करती है। इसको कहा जाता है, इसमें जो पैसे लगाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। फिर से ध्यान देंगे, जब पीपल या कंपनीज एक एसेट परचेज करती है, उसमें लैंड परचेज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना, बिल्डिंग बनाना, मशीन परचेज करना, इसमें जो मनी इन्वेस्ट करती है उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। लेकिन ये जब इन्वेस्टमेंट एमएनसी करती है तो उसे कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है। The money invested by the MNC multinational corporation, it is called foreign investment। ठीक है, कभी-कभी ऐसा होता है कि MNC जॉइंट कोलैबोरेशन भी करती है देश में, और जॉइंट यहाँ लोकल कंपनी से मिल करके वो कंपनी सेटअप करती है। तो उसमें बेनिफिट होता है, लोकल कंपनी ज़्यादा बेनिफिटेड होती है। लोकल कंपनी कैसे ज़्यादा बेनिफिटेड होते हैं, देखिए पहले तो ये पैसे लेकर आती है एमएनसी पहले पैसे लेकर आती है, तो लोकल कंपनीज को मनी का हेल्प होता है, पैसे का हेल्प होता है, वो इन्वेस्ट करती है। और सेकंड, वो एमएनसी न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आती है। तो दो तरह से बेनिफिट होते हैं हमारे लोकल कंपनी। एग्जाम्पल देख लीजिए, मारुति और सुजुकी 1990s के आसपास में हमारे देश में मारुति सुजुकी ये ज्वाइंटली खोला गया था, जापानीज कंपनीज थी और इंडियन कंपनीज को मिलाकर खोला गया। तो उससे बेनिफिट क्या हुआ, उसके पहले हमारे देश में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था वो मॉडर्नाइज नहीं था। लेकिन जब ये मारुति सुजुकी आई तो इन्होंने अपने साथ क्या लाया, मनी लाया जो लोकल कंपनी को फायदा हुई, और टेक्नोलॉजी लाया जो हमारे देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर को मॉडर्नाइज कर सका। एमएनसी प्रोडक्शन एरियाज को एक्सपेंड करती है, उससे मैंने पहले बताया कि वो जॉइंटली कोलैबोरेशन करती है और उस तरह करके किसी कंट्री के मार्केट में वो छा जाते हैं और उस लोकल कंट्री के मार्केटिंग को यूज करके और अपने आप को प्रोडक्शन को एक्सपेंड करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें लोकल कंपनी को बेनिफिट होती है, हायर टेक्नोलॉजी मिलता है और उन्हें इन्वेस्टमेंट मिलता है। दूसरा तरीका है, मोस्ट कॉमनली एमएनसी इन्वेस्टेड इन द अर्निंग मैक्सिमम। एमएनसी हमेशा चाहता है कि उसका मैक्सिमम अर्निंग हो। तो जब मैक्सिमम अर्निंग तब हो सकता है जब उसके प्रोडक्शन कॉस्ट कम होंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए वो ट्राई करते हैं जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं वो इजी अवेलेबल हो, चीप रेट में अवेलेबल हो, वेदर द कंट्री कहीं भी हो, कंट्री कहीं भी हो, उस जगह उसको वो अपने प्रोडक्शन प्लांट लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, कभी कभी वो क्या करते हैं, लोकल कंपनी को परचेज भी कर लेते हैं। एमएनसी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका बजट किसी कंट्री के, छोटे मोटे कंट्री के बजट से ही बड़ा बजट होता है उसका, उनके पास इतने पैसे होते हैं, तो वो क्या करती है, लोकल कंपनीज को भी परचेज कर लेती है। एग्जाम्पल देखिए, अमेरिकन कारगिल फूड है जो कंज्यूमिंग फूड प्रोडक्शन के एरिया में फेमस है यूएसए में, और ये यूएसए का इसने क्या किया, इंडिया में एक प्रकाश फूड करके फेमस कंपनी है जो ईडेबल ऑयल बनाती है और इसके अंदर बहुत सारे रिफाइनरीज भी है, और कारगिल फूड ने प्रकाश फूड को परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद देखिए क्या इसका बेनिफिट हुआ, प्रकाश फूड का जो ऑल ओवर इंडिया में जो मार्केट था, ये बना बनाया मार्केट कारगिल फूड को मिल गया, इन्हें मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि प्रकाश फूड ऑलरेडी रेपुटेड और ब्रांडेड कंपनी थी, और इसका उन्होंने ले लिया
और लार्जेस्ट एडिबल ऑयल प्रोड्यूसर कंपनीज में कन्वर्ट हो गया। होल इंडिया के मार्केट को, इवन इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के मार्केट को ले लीजिए, उसके यहाँ पे भी ये आ गया एडिबल ऑयल बनाने में। तीसरा जो तरीका आपका है एक्सपेंडिंग द ट्रेड, एक्सपेंडिंग द कंपनी में एमएनसी, उसमें आपका है प्लेसिंग द ऑर्डर। ये लोकल स्मॉल कंपनीज को ऑर्डर प्रोड्यूस कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, जूते की प्रोडक्शन मान लीजिए एडिडास या नाइक के जूते बनते अगर है, तो ये कंपनी क्या करती है, किसी कंट्री के लोकल कंपनीज को अपने ऑर्डर प्लेस करती है। ऑर्डर में वो साइज, क्वालिटी, उसके क्वांटिटी ये सारे बता देते हैं और उसके बाद वो कंपनी, लोकल कंपनी बना कर देती है उस कंपनी को। वो कंपनी इसको पूरी तरह चेकअप करने के बाद अपना उस पर ब्रांड लगाकर, मोहर लगाकर उसको सेल कर देती है। तो इस तरह भी एमएनसी अपना प्लांट सेटअप करती है, अपने ट्रेड को एक्सपेंड करती है, अपने प्लांट को और इंडस्ट्रीज को वो इस्टेब्लिश करती है डिफरेंट कंट्रीज में और अक्रॉस द कंट्री, और इंटरलिंक भी करती है कंट्रीज को। ओके, थैंक यू।